Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are welcome to the Steel Structure online lecture series. This is the 10th video lecture, and we're gonna continue where we left from the previous lecture. We have covered up to bolt connection analysis. In the previous lecture, we have done 3 to 4 problems of the analysis of the bolt connections. There's one more problem left of that lecture, which we're gonna cover up in this short video lecture. So basically, bolt connections are of two types. Bolt connections, when I'm talking about the bolt connection, one of the type is slip critical connection and another type is bearing type connection, BEARING, bearing type connections. There are two types. So the only difference between these two type of bolt connection is that in bearing type connections we were interested in finding out the shear strength, bearing strength and block shear failure. However, in slip critical connection we also need to determine the slip critical strength. हमें स्लिप क्रिटिकल कनेक्शन में जो स्लिप क्रिटिकल स्ट्रेंथ भी एक एडिशनल एक फैक्टर होता है, वो भी फाइंड करने की ज़रूरत होती है. तो दो टाइप्स हैं, एक स्लिप क्रिटिकल कनेक्शन टाइप होती है, एक बेयरिंग टाइप कनेक्शन टाइप्स होती है. बेसिकली स्लिप क्रिटिकल कनेक्शन वो होते हैं जिसमें किसी भी किस्म की स्लिपेज या मूवमेंट इज़ नॉट अलाउड. मतलब लेट्स से अगर एक प्लेट है उस दूसरी प्लेट को इनको कनेक्ट किया गया है यूजिंग बोल्ट्स, सो देयर शुड बी नो मूवमेंट अलाउड. मतलब ज़रा से भी मूवमेंट अलाउड नहीं होनी चाहिए इन केस ऑफ स्लिप क्रिटिकल कनेक्शन. हाउएवर इन केस ऑफ बेयरिंग टाइप कनेक्शन अगर थोड़ी बहुत ही मूवमेंट हो भी जाती है तो देयर इज़ नो सच इशू. ठीक है. सो नो स्लिपेज और मूवमेंट इज अलाउड इन स्लिप क्रिटिकल कनेक्शन. स्लिप क्रिटिकल कनेक्शंस आर यूज इन ब्रिजेस. नॉर्मली अगर ब्रिजेस ऑन स्टील ब्रिजेस तो उसमें ये कॉमनली यूज हो जाता है कि ऑब्वियसली टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है. एक ब्रिज है उसमें ट्रैफिक इधर भी मूव हो रही है एक साइड पे और दूसरी साइड पे अगर मूव हो रही है तो क्या हो रहा है उसकी वजह से कि जो बोल्ट कनेक्शंस होते हैं उनमें स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं. तो हम उनको इतना रिजिड किया जाता है ताकि उनमें किसी किस्म की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए बोल्ट कनेक्शंस में. और बेसिकली क्या होता है, स्लिप क्रिटिकल कनेक्शन रेजिस्ट लोड बाय फ्रिक्शन बिटवीन द कनेक्टेड पार्ट्स. होता क्या है कि स्लिप क्रिटिकल कनेक्शन में जो लोड रेजिस्ट करता है ऑब्वियसली shear स्ट्रेंथ से भी करता है, बेयरिंग स्ट्रेंथ से भी करता है, ब्लॉक shear स्ट्रेंथ से भी करता है. दिस एडिशनल स्ट्रेंथ हमें जो फाइंड करनी पड़ती है इन केस ऑफ स्लिप क्रिटिकल कनेक्शन, दैट इज द फ्रिक्शन बिटवीन द कनेक्टेड पार्ट्स. मतलब एक प्लेट को दूसरी प्लेट से जब हम कनेक्ट कर रहे हैं तो इनके दरमियान फ्रिक्शन की वजह से जो स्ट्रेंथ होती है, एक फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होती है. ठीक है, वो फ्रिक्शन फोर्स भी हम कैलकुलेट करते हैं. दैट इज ऑल्सो अनदर फैक्टर टू बी काउंटेड इन. बोल्ट्स आर टेंशन इनफ सो दैट द कनेक्शन इज स्नग टाइट. अब हुआ क्या जाता है, ये मैं आपको ये वाला जो पॉइंट्स है मैं आपको अगली स्लाइड में क्लियर करता हूँ. बेसिकली आपको द ओनली एक एडिशनल बस स्लिप क्रिटिकल कनेक्शन अगर मेंशन किया जाए क्वेश्चन में कि द कनेक्शन इज स्लिप क्रिटिकल, ठीक है, मतलब उसमें किसी किस्म की मूवमेंट अलाउड नहीं है, तो आपको एक एडिशनल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी पड़ती है एडेड टू द जो हम shear स्ट्रेंथ फाइंड कर रहे थे, बेयरिंग स्ट्रेंथ फाइंड कर रहे थे, उसके साथ एक स्लिप क्रिटिकल स्ट्रेंथ फाइंड की जाती है. और उसका ये फार्मूला है. इसमें 3 से 4 फैक्टर्स हैं. ये कोफिशिएंट म्यू होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. ये डिपेंड करता है रफनेस ऑफ द सरफेस, मतलब जो प्लेट है उसकी रफनेस पे डिपेंड करता है कि कितना रफ है. फॉर डिफरेंट क्लासेज एंड सरफेसेस की 0.35 वैल्यू होती है. इसी तरीके से क्लास बी सरफेस है उसकी 0.5 वैल्यू हो जाएगी और सो ऑन. डिफरेंट क्लासेज है. ये वैल्यू कहाँ से मिलती हैं, ये ASC टेबल से मिलती हैं रफनेस ऑफ सरफेसेस की. स्टैंडर्ड अगर वैल्यू नहीं गिवन हो तो हम इसकी 0.35 होगी. अगर कोई गिवन हो वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन तो फिर हम वो यूज़ करेंगे. देन आ जाता है DU है बेसिकली एक रेशियो है. रेशियो किसके दरमियान है कि एक्चुअली जो हमारा बोल्ट है, ये जो हमारा अगर हम बोल्ट जो ड्रिल कर रहे हैं जो इसमें हमने कनेक्ट किया हुआ जिसमें कनेक्ट है उसमें प्री टेंशन फोर्स, उसमें टेंशन फोर्स एक्चुअली कितनी है और मिनिमम होनी कितनी चाहिए. मतलब एक्चुअल टेंशन फोर्स उसमें कितनी है, आप इसको एक्चुअल लिख दें, ऊपर आ जाएगी एक्चुअल के. जब उसमें एक्चुअली गिवन लोड की जब आप लोड अप्लाई कर रहे हो तो उसमें टेंशन है कितनी और उसके अलावा मिनिमम उसमें होनी कितनी चाहिए. ये टेंशन कहाँ से आएगी ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ. ये टेंशन फोर्स इस बोल्ट में आ कहाँ से रही है. फिर आ जाता है थर्ड फैक्टर, आ जाता है होल फैक्टर. होल फैक्टर डिपेंड करता है होल की टाइप पे. फॉर स्टैंडर्ड होल इट इज़ 1, फॉर डिफरेंट होल्स डिफरेंट वैल्यूज होती है. टीपी होता है कि मिनिमम फास्टनर टेंशन, मतलब एक बोल्ट में मिनिमम टेंशन फोर्स होनी कितनी चाहिए.
ठीक है, और ये हमें J31 टेबल से पता चलेगा, नेक्स्ट स्लाइड पे गिवन है। देन आ जाता है नंबर NS होता है नंबर ऑफ स्लिप प्लेन्स कि शेयर प्लेन्स है कितने। लेट्स से एक सिंगल शेयर है, ये कह सकते हैं कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के साथ कनेक्टेड है, तो ये सिंगल शेयर प्लेन है। अगर एक प्लेट ये वाली जो है ये टेंशन मेंबर है, ये दो प्लेट्स के दरमियान कनेक्टेड है, तो फिर हमारे पास ये एक ये प्लेन बन जाएगा, एक ये प्लेन बन जाएगा, तो ये डबल शेयर हो जाता है। तो NS होता है नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स। बाकी आ जाती है स्लिप इज ट्रीटेड इज सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट, तो उसके लिए स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर्स कुछ ये हैं, और अगर उसको स्ट्रेंथ लिमिट स्टेट के तौर पर ट्रीट करें तो स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर्स ये हैं। ये सारी चीज़ जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो आपको चीज़ें होपफुली क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब बात आ कि जब मैंने टेंशन की बात की कि बोल्ट में टेंशन कहाँ से डेवलप हो रही है इस बोल्ट में, तो आप जब आप इस बोल्ट को टाइट करते हो, जैसे कि मैं आपको अगली स्लाइड में दिखा सकूं कि जैसे ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है और इनको कनेक्ट किया गया, जब मैं इस बोल्ट को टाइट करता हूं तो ये बोल्ट क्या करेगा, ये ऊपर वाला पोर्शन ऊपर वाली प्लेट पे कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करेगा और नीचे वाला पोर्शन नीचे वाले जो प्लेट है उस पर कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करेगा। अब जब जो एक्शन फोर्स आ रही है इसकी वजह से ऑब्वियसली एक रिएक्शन भी आएगा। अब हो क्या रहा है, ये एक इसमें से बोल्ट हटा दिया, ये बोल्ट ये इस जगह पर आ रहा है, ये बोल्ट आपने बोल्ट को टाइट किया, उसकी वजह से क्या हो रहा है, कंप्रेसिव फोर्स ऐसे अप्लाई हो रही है ऊपर से और नीचे वाली प्लेट से ऐसे हो रही है। कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट रिएक्शन आएगा, नीचे वाली प्लेट का उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन आएगा और उसकी वजह से ऐसे आ जाएगा। तो हो क्या रहा है कि आप बोल्ट पे ये जो रिएक्शन की वजह से जो फोर्स आ रही है, तो बोल्ट पे ऐसे फोर्स आ रही है, ऐसे फोर्स डेवलप हो रही है, तो वो उसको स्ट्रेच आउट कर रही है, मतलब उसमें टेंशन फोर्स डेवलप हो रही है। ये जो N फोर्स है इट इज़ बिकॉज ऑफ टेंशन। आप जैसे जैसे बोल्ट को टाइट करते जा रहे हो तो वो उसकी वजह से प्लेट पे तो कंप्रेसिव फोर्स आ रही है, बट उस बोल्ट में टेंशन क्रिएट हो रही है, तो इस तरीके से ये टेंशन फोर्स आती है। अब हमें AIC टेबल बताता है कि जब भी कोई कनेक्शन जब आप डिज़ाइन करते हैं तो उसको कितना टाइट करना है, उसका ये इसने हमें बताया हुआ है कि भाई अगर बोल्ट साइज 1/2 इंच हो तो उसमें मिनिमम टेंशन कितनी होनी चाहिए, फॉर दिस टाइप ऑफ बोल्ट 12 होनी चाहिए, फॉर 490 बोल्ट इतनी होनी चाहिए। तो मिनिमम ये होती कितनी है, 0.70 टाइम्स द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट्स। जो बोल्ट्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ है उनका 0.70 होती है और उसने डायरेक्टली वैल्यूज बताई हुई हैं कि अगर बोल्ट साइज डिफरेंट हो तो डिफरेंट टेंशन। तो ये हमें शो करता है कि हमें बोल्ट को कितना टाइट करना चाहिए कम अज़ कम। और अब ऑब्वियसली ये जो फोर्स आ रही है, ये जो नॉर्मल फोर्स आ रही है, जो टेंशन फोर्स है, ये जब हम इसको कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इन प्लेट्स की कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बेसिकली ये फ्रिक्शन फोर्स ऐसे डेवलप होती है। और ये फ्रिक्शन फोर्स हमें रेजिस्ट करती है, जो हम अगर ये एक लोड अप्लाई कर रहे हैं इस प्लेट के ऊपर तो इन सर्फेसिस के दरमियान फ्रिक्शन फोर्स होगी, और फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस फार्मूला से। ठीक हो गया। अब बात आ गई थी वो जो रेशो थी DU जो प्रीवियस में, तो जो प्रीवियस ये थी, ये रेशो है मीन एक्चुअल बोल्ट प्री टेंशन। एक्चुअली बोल्ट में टेंशन है कितनी, जब आपने कितना टाइट किया उसके कॉरस्पॉन्डिंगली कितनी टेंशन प्रोड्यूस हुई एक्चुअली, और उसके बाद मिनिमम कितनी होनी चाहिए। मिनिमम आपको कहाँ से पता चलेगा, मिनिमम आपको डिज़ाइन टेबल ये जो आगे AIC टेबल है उससे पता चलेगा। नॉर्मली इस रेशियो की वैल्यू हम ले लेंगे 1.13, अगर कोई और वैल्यू होगी तो फिर हम वो कंसीडर करेंगे, ठीक है। या अगर आपको एक्चुअल टेंशन फोर्स दी हुई है कि भाई कितनी टेंशन प्रोड्यूस हो रही है एक्चुअली, और मिनिमम आप टेबल से देख लो और उनकी रेशियो फाइंड कर सकते हो। अगर ना गिवन हो तो आपने स्टैंडर्ड वैल्यू क्या ले लेनी है, 1.13। अब गिवन द फैक्ट अगर बेस स्ट्रेंथ हो, अगर कुछ भी वैल्यू गिवन ना हो तो आप 0.35 वैल्यू ले लेंगे म्यू की, को ये फैक्टर की वैल्यू 1.13 ले लेंगे, स्टैंडर्ड होल के लिए 1 ले लेंगे वैल्यू। फास्टनर की प्रीटेंशन टेबल से फाइंड करेंगे, और स्लिप लेंस अगर ना गिवन, अगर सिंगल शेयर है तो 1 होंगे, अगर डबल शेयर है तो 2 हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा। ये आ जाती है हमारे पास स्लिप क्रिटिकल स्ट्रेंथ। अब प्रॉब्लम आता है हमारे पास कि हम ये प्रॉब्लम है हमारे पास, प्रॉब्लम ये है द कनेक्शन, ये प्रीवियस लेक्चर का ही कंटिन्यूशन है, तो ये प्रॉब्लम रह गया था, इसको हम अभी स्टार्ट करते हैं। द कनेक्शन शोन इन द फिगर एक कनेक्शन है, इसमें क्या हो रहा है कि एक प्लेट है उसको कनेक्ट किया गया है एक गजेट प्लेट के साथ, मतलब ये टेंशन मेंबर है उसको कनेक्ट किया गया गजेट प्लेट के साथ। प्लेट की डायमेंशन क्या है, इट इज़ 1/2 इंच थिक, थिकनेस है 1/2 इंच, और उसकी बिड्थ कितनी है 6 इंचेस, ठीक हो गया। उसके बाद उसको कनेक्ट किया गया गजल प्लेट, उसकी थिकनेस क्या है 3/8 इंचेज है। बोल्ट्स कौन से यूज़ किए जा रहे हैं, 3/4 उनका डाई है बोल्ट्स का, और स्टील क्या यूज़ करेंगे A325, ठीक है, विद द थ्रेड्स इन द शेयर प्लेन। मतलब क्या हो रहा है कि जो बोल्ट्स यूज़ कर रहे हैं थ्रेड्स इन द शेयर प्लेन, मतलब एन टाइप यूज़ कर रहे हो, मतलब ये कि पूरी ही लेंथ पर उसके थ्रेड्स हैं, ठीक है। अगर थ्रेड्स आउटसाइड द शेयर प्लेन होते तो फिर हम एक्स टाइप यूज़ करते। नो स्लिप इज़ परमिटेड, ये वो चीज़ है
प्रीवियस जितने भी प्रॉब्लम थे उसमें ये नहीं लिखा होता। नो स्लिप इज परमिटेड का मतलब है कि स्लिपेज या कोई मूवमेंट अलाउड नहीं है, मतलब आपने स्लिप क्रिटिकल कनेक्शन है, मतलब आपने उसकी स्लिप क्रिटिकल स्ट्रेंथ भी एडिशनली फाइंड करनी है, उसकी बेरिंग और उसकी शेयर स्ट्रेंथ के साथ साथ। बोथ द टेंशन मेंबर एंड द गजर प्लेट आर ऑफ A36 स्टील डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्शन। आपने इस कनेक्शन की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया जी। ये आपको गजट का व्यू दिया हुआ है और इसके अलावा ये टेंशन मेंबर का दिया हुआ है। ठीक हो गया, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा जी, जब हम इसको स्टार्ट करेंगे हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक बोल्ट की शेयर स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, किसी भी एक बोल्ट की शेयर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है और शेयर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या होता है, फॉर वन बोल्ट एक बोल्ट का एरिया कितना होता है, पाई d²/4। बोल्ट का डाया कितना है, 3/4 डिवाइड बाई 4 करोगे तो आपके पास एक बोल्ट का एरिया आ जाएगा। जब आप उसको नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ अ बोल्ट, नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ ये हम प्रीवियसली देख चुके हैं, ये हमें उस ये इसी टेबल से ही मिलेगा, इसी लेक्चर के स्टार्ट में बताया था जो प्रीवियस लेक्चर था। ठीक है, तो नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट फॉर A325 कितनी होती है, 48 की SI होती है। इसको बोल्ट के एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगी शेयर स्ट्रेंथ ऑफ वन बोल्ट, ये आ गई एक बोल्ट की शेयर स्ट्रेंथ। अब आपने फाइंड आउट करनी है कितने बोल्ट्स हैं, नंबर ऑफ बोल्ट्स है 4 बोल्ट्स हैं, तो 4 बोल्ट्स के लिए मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल इस कनेक्शन की शेयर स्ट्रेंथ कितनी आ गई, 84.84। ये तो आ गई शेयर स्ट्रेंथ। अब दूसरी क्या चीज़ है, स्लिप क्रिटिकल स्ट्रेंथ। याद रहे प्रीवियस जितने भी कनेक्शन थे वो बेयरिंग टाइप कनेक्शंस थे, उसमें स्लिप कनेक्शन वो स्लिप मतलब मूवमेंट अलाउबल थी, तो इस वजह से हमें ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अब उसने हमें कह दिया है कि स्लिपेज इज़ क्रिटिकल, मतलब स्लिप क्रिटिकल कनेक्शन है, तो आपको ये फाइंड करने की ज़रूरत है। इसका फार्मूला हम प्रीवियस देख चुके हैं, प्रीवियस स्लाइड में था। म्यू की वैल्यू हमें नहीं गिवन थी, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो हम 0.35 वैल्यू ले लेंगे। डी यू हमें नहीं गिवन है, एक्चुअल प्रीटेंशन कितनी है, मिनिमम तो हम देख सकते हैं कि बोल्ट की टाइप के मुताबिक, बट हमारे पास एक्चुअल नहीं गिवन है तो हम फाइंड नहीं कर सकते, इस वजह से स्टैंडर्ड वैल्यू ले लेंगे 1.13। होल्स, स्टैंडर्ड होल के लिए 1 ले लेंगे अनटिल अनलेस कोई और वैल्यू उसने मेंशन की हो। बोल्ट्स की जो प्रीटेंशन मिनिमम कितनी होनी चाहिए, फॉर 3/4 इंच डाया बोल्ट इसकी कितनी होती है, 28 होती है। ठीक है, ये आपको मैं अभी दिखा देता हूँ, प्रीवियस जो स्लाइड थी ये 3/4 इंच बोल्ट के डाया के लिए कितनी होती है, A325 के लिए 28 होती है, तो ये यहाँ से आ जाएगी वैल्यू। और उसके बाद आ जाएगा कि हमारे पास नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स, शेयर प्लेन्स क्या हो जाएंगे, 1 ही है। ठीक है, ये डबल शेयर की एग्जांपल नहीं है, ये सिर्फ एक टेंशन मेंबर है, इसको सिर्फ एक गजर प्लेट से ऐसे कनेक्ट किया गया। अगर इसका टॉप से प्लान व्यू देखोगे तो कुछ ऐसे हो रहा होगा कि बोल्ट ऐसे ड्रिल हुए पड़े हैं। ठीक हो जाएगा, तो हमारे पास ये टेंशन मेंबर, ये गजर प्लेट है, तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स 1 आ जाएगा। तो इसकी कितनी हो जाएगी, एक बोल्ट की स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, 11.07। फॉर 4 बोल्ट्स इसकी स्ट्रेंथ कितनी बन जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 4 तो 44.28। स्लिप क्रिटिकल स्ट्रेंथ कितनी आ गई, 44.28 हो जाएगा। अब तीसरी चीज़ क्या आ जाती है, बेयरिंग स्ट्रेंथ। अब बेयरिंग स्ट्रेंथ हम फिर से देख लेते हैं, बेयरिंग स्ट्रेंथ किसकी क्रिटिकल होगी, एक टेंशन मेंबर है और उसके अलावा क्या है, एक गजर प्लेट है। तो इनमें से किसकी थिकनेस कम है, इसकी थिकनेस है 1/2 इंच, इसकी थिकनेस कितनी है 3/8 इंच, मतलब 1/2 इंच से थोड़ी सी कम है। मतलब ये कह सकता हूँ कि इसकी वैल्यू 0.375 है। ठीक है, तो 0.375 से कम है, इस वजह से गजर प्लेट की जो बेयरिंग स्ट्रेंथ होगी वो क्रिटिकल होगी, इस वजह से हम उसके हिसाब से स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे। अब जब गजर प्लेट की बात करूं, इसकी बेयरिंग स्ट्रेंथ के लिए क्या हो जाएगा, इसकी ये एज वाला बोल्ट होगा, इसकी इधर से एज वाली बेयरिंग स्ट्रेंथ, और फिर ऑब्वियसली ये 2 बोल्ट्स के दरमियान, इस वाले बोल्ट के लिए दरमियान यहाँ से लेकर यहाँ तक बेयरिंग स्ट्रेंथ हो जाएगी। अब जब मुझे एज वाली के लिए बेयरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है तो मुझे एज का क्लियर डिस्टेंस चाहिए। मुझे सेंटर से तो पता है, सेंटर से एज तक का डिस्टेंस कितना है 1.5 इंच, बट इसके कॉर्नर से होल के जो कॉर्नर से जो प्लेट के एज तक का कितना डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेंटर का डिस्टेंस 1.5, उसमें से अगर मैं ये हाफ होल का डाया माइनस कर दूं तो मेरे पास ये क्लियर डिस्टेंस आ जाएगा फॉर एज। और अगर सेंटर के लिए बात करेंगे तो ये इनका सेंटर टू सेंटर है 3, और इसमें से हाफ होल ये माइनस करूँगा और हाफ होल का डाया यहाँ से माइनस करूँगा तो मेरे पास इन दोनों के दरमियान क्लियर लेंथ आ जाएगी। तो इसी तरीके से पहले एच की बेयरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करोगे। एच की बेयरिंग स्ट्रेंथ के लिए पहले होल का डाया पता होना चाहिए। अब डाया ऑफ बोल्ट कितना है 3/4, और उसमें प्लस, जब भी याद रखना बेयरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना हो तो प्लस 1/16 करेंगे, इज इक्वल टू 13/16, ये आ गया। अब आपने फॉर द होल्स नियर्स द एज ऑफ द गजर प्लेट, उसके लिए क्या होता है, क्लियर लेंथ चाहिए, तो एल एच 1.5 माइनस हाफ होल का डाया माइनस करोगे तो 1.094।
ठीक है। अब जैसे प्रीवियसली हमने देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि हम इसकी अब बेयरिंग स्ट्रेंथ पहले फार्मूला से फाइंड करोगे 1.2 LC मतलब क्लियर लेंथ, उसके टी इज़ द थिकनेस ऑफ गजट प्लेट, वो हमें पता है 3/8 होती है। एफ अल्टीमेट इज़ इस बोल्ट के लिए कितनी होती है, जो हमारे पास स्टील की टाइप है उसके लिए कितनी एफ अल्टीमेट कितनी होती है, ये आ जाएगी 28.55 हो जाएगी। उसके बाद दूसरे फार्मूला से फाइंड आउट करोगे तो 2.4 डी क्या है, यहाँ पे डाई ऑफ बोल्ट है, टी क्या है, थिकनेस ऑफ प्लेट है, और एफ अल्टीमेट 58 हो जाएगी। तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी आई 39.15, 28.55 पहले फार्मूला से, 39.15 दूसरे फार्मूला से। तो क्रिटिकल कौन सी हो जाएगी जो कम है वो 28.55। ये आ गई एच की बेयरिंग स्ट्रेंथ। अब आपने करनी है सेंटर वाली जो फॉर द अदर होल्स, उसकी बेयरिंग स्ट्रेंथ आपने फाइंड आउट करनी है। तो सेंटर टू सेंटर था दो होल्स के दरमियान, अब इनकी बात कर रहे हैं इस वाले की, ठीक है। तो इन होल्स के लिए क्या हो जाएगा, सेंटर टू सेंटर है 3, उसमें से एक पूरा होल का डाया माइनस करना होगा, हाफ नहीं करना होगा, हाफ एक साइड से हाफ दूसरी साइड से। तो ये आ जाएगा क्लियर लेंथ आ जाएगी, और फिर फार्मूला वो यूज़ करेंगे 1.2 क्लियर लेंथ, और उसके बाद टी थिकनेस ऑफ द गजट प्लेट, और एफ अल्टीमेट तो 57.11। जो दूसरे फार्मूला से फाइंड करोगे तो वो वही रहेगा 2.4, जैसे यही है, डी है, टी है और एफ अल्टीमेट है, तो उसकी स्ट्रेंथ वही रहेगी 39.15। तो 39.15 आ गई। अब इन दोनों में से देख लीजिए कौन सी कम है, 39.15, तो हम इसको कंसिडर करेंगे फॉर द सेंटर मार्क, ठीक है, कि सेंटर वाले होल्स की फॉर दिस बोल्ट कितनी स्ट्रेंथ है 39.15। तो हमें ये पता चल गया कि एच की कितनी है, एक बोल्ट के लिए 28.55 और सेंटर के लिए कितनी है 39.15। अब चूंकि हमारे पास एक लाइन ऑफ बोल्ट नहीं है, ये एच के लिए हमें आ गया और ये आ गया, तो चूंकि दो लाइन ऑफ बोल्ट्स हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 and 2 कर देंगे, एच भी दो हैं और सेंटर भी दो हैं। तो टोटल जो हमारे पास बेयरिंग स्ट्रेंथ आ जाएगी 2 × 28/55 और +2 × 39.15। तो ये हमारे पास टोटल इसकी नॉमिनल बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्शन आ गई 135.4 आ जाएगी। अब उसके अलावा हमें देखना है, हमें जो टेंशन मेंबर है उसको भी देख लेना है कि टेंशन मेंबर भी ऑब्वियसली स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्शन देख रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेंबर इधर से फ्रैक्चर हो जाए, ये भी तो हो सकता है कि मेंबर जो टेंशन मेंबर ये फ्रैक्चर ना हो जाए या मेंबर इधर से यील्ड ना कर जाए। तो हम इस मेंबर की यील्डिंग स्ट्रेंथ और इसकी फ्रैक्चर स्ट्रेंथ भी देख लेंगे। अब यील्डिंग स्ट्रेंथ जैसे हम टेंशन मेंबर था, यील्डिंग स्ट्रेंथ के लिए आप क्या करते थे, FY × AG। FY आपको पता है A36 स्टील का इतना ही होता है, और AG ग्रॉस एरिया, प्लेट का ग्रॉस एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसकी विड्थ कितनी थी 6 इंचेस, उसकी थिकनेस कितनी है हाफ इंचेस। तो आप इस तरीके से उसकी ये जो आ जाएगी यील्डिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लोगे। इनको हम जो स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर 5 जो होता है वो हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आपको क्या चाहिए, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ, ये आ गई क्या यील्डिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, ये FY से मल्टीप्लाई करें। अब फ्रैक्चर स्ट्रेंथ, तो फ्रैक्चर स्ट्रेंथ के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको AE इफेक्टिव एरिया चाहिए। तो पहले तो ग्रॉस एरिया है, ग्रॉस एरिया से क्या करोगे, पहले नेट एरिया फाइंड आउट करोगे AN, और फिर नेट एरिया से आप फाइंड आउट करोगे इफेक्टिव एरिया फाइंड आउट करोगे। तो नेट एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है कि ऑब्वियसली ये थिकनेस तो सेम ही रहेगी, बट ये 6 जो विड्थ है इसमें से ये डाया माइनस कर दोगे। फ्रैक्चर ऐसे क्रिएट होगा ना टेंशन मेंबर में कि ये एक डाया ये वाला होल का और एक ये, तो मतलब 2 होल्स का डाया माइनस करना पड़ेगा। तो आपके पास रिमेनिंग जो विड्थ आ जाएगी उसको जब थिकनेस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास उसका नेट एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ उसने की हुई है। हमें अब सबसे पहले होल का डाया फाइंड करना है। अब ये होल का डाया याद रखिएगा फॉर द फ्रैक्चर के लिए हम इसमें +1/8 करेंगे, ये खास ख्याल रखना है, ऐसा नहीं कि +1/16 कर देंगे, ठीक हो जाएगा। तो 3/4 ये हमारे पास बोल्ट का डाया था, +1/8, तो आपके पास अब होल का डाया फॉर द केस ऑफ फ्रैक्चर 7/8 रह गया। अब सिंपली आपने क्या करना है, जब इफेक्टिव एरिया फाइंड आउट करना है, अच्छा एक चीज़ और ख्याल रखना है कि हम नेट एरिया और इफेक्टिव एरिया ये दोनों बराबर ही होंगे। क्यों बराबर होंगे, वरना तो u की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, बट इस केस में u की वैल्यू क्या है 1 है, u की वैल्यू इस केस में क्या है =1। वो कैसे है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द क्रॉस सेक्शन आर कनेक्टेड, सो शियर लैग फैक्टर इज नॉट अ फैक्टर, ठीक है। वो ये कहना चाह रहा है कि चूंकि पूरी ही प्लेट, ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्लेट का कोई ऊपर वाला पार्ट है वो कनेक्टेड नहीं है, टोटल पूरी उसकी विड्थ है वो कनेक्टेड है, देयरफॉर u = 1। अगर ये होता है कि लेट से ऊपर एक इसका फ्लैंज होता ऐसे करके बना होता, ठीक है, और ख़ाली ये वाला पोर्शन कनेक्टेड होता इस प्लेट से ऐसे करके प्लेट से, तो फिर तो मैं कह सकता कि ये वाला पार्ट नॉट कनेक्टेड है तो हम u की वैल्यू <1 होती है। बट अगर ये पूरी एक ही विड्थ है सिर्फ उसकी तो वो कनेक्टेड है, तो देयरफॉर u = 1 और हमारा जो AE वुड बी इक्वल टू AN हो जाएगा,
ठीक है। तो अब हमारे पास जो ए एन है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको हम जब फिर ऑब्वियसली एफ अल्टीमेट, और अब ये आ जाएगा ए ई क्या होता है, थिकनेस से मल्टीप्लाई करोगे, ये थिकनेस आ जाएगी। तो एफ अल्टीमेट कितना था 58, थिकनेस कितनी थी उस प्लेट की 1/2 इंचेस, और रिमेनिंग विड्थ कितनी रह जाएगी, जिसमें से हम 2 होल्स का डाया माइनस करेंगे 6 है, 6 टोटल विड्थ थी, उसमें से 2 होल्स का डाया माइनस कर दिया, 2 होल्स है और होल का डाया कितना है 7/8। तो आपके पास ये आ जाएगी उसकी फ्रैक्चर स्ट्रेंथ आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास यील्डिंग स्ट्रेंथ थी कि ऑब्वियसली मेंबर यील्ड भी कर सकता है और मेंबर की फ्रैक्चर स्ट्रेंथ भी आ जाएगी। अब लास्टली आपके पास क्या आ जाता है ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो गजेट प्लेट है ऑब्वियसली क्रिटिकल कौन सी होगी, बेरिंग के लिए भी वही क्रिटिकल है जिसकी थिकनेस कम है, और ब्लॉक शेयर के लिए भी वही क्रिटिकल होगी जिसके लिए थिकनेस कम है। तो या तो ये भी हो सकता है कि टेंशन मेंबर में ऐसे ब्लॉक शेयर फेलियर हो, क्रैक इनिशिएट हो, और ये वाला हिस्सा ये जो हाईलाइटेड है ये इधर से अलग हो जाए, इस तरफ मूव कर जाए, ये तो हो गया टेंशन मेंबर का। और गजेट प्लेट अगर उसकी उधर साइड पे देखें तो उसका हिस्सा कुछ ऐसे अलग होगा, उसका हिस्सा ये ऐसे हाईलाइटेड पोर्शन हो जाएगा जो कि इधर शो पड़ा है और वो ऐसे मूव हो जाए इस तरह से। तो ये ब्लॉक शेयर फेलियर ऐसे हो सकता है गजेट प्लेट का। अब हमें इसकी ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ के लिए आपको क्या चाहिए, ग्रॉस एरिया इन शेयर। अब इसमें शेयर में कौन कौन से प्लेन्स हैं, एक ये वाला प्लेन है और एक ये प्लेन है, 2 प्लेन्स हैं शेयर में, और टेंशन में कौन सा है वो ये वाला है। अब ग्रॉस एरिया इन शेयर फाइंड आउट करने के लिए हमें ये लेंथ ऑफ द शेयर, ठीक है, लेंथ ऑफ द शेयर कितनी बन जाएगी 3 + 1.5, ठीक है, ये एक है, इसको ये एक प्लेन है और 2 प्लेन्स है टोटल, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो 3 + 1.5, ठीक है। ये लेंथ ऑफ द शेयर हो जाएगी, उसको जब थिकनेस से मल्टीप्लाई करोगे, किससे, गजेट प्लेट की थिकनेस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा ग्रॉस एरिया इन शेयर। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली नेट एरिया इन शेयर फाइंड करना होगा, तो हमें इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, 1.5 डाया माइनस करने पड़ेंगे, मतलब आधा डाया ये वाला और ये पूरा एक डाया माइनस करना पड़ेगा इस लेंथ ऑफ द शेयर में से, तब जाके हमारे पास नेट एरिया इन शेयर आ जाएगा। आगे स्टेप आएगा, हम इंशाल्लाह इसको देखते हैं। तो पहले तो आपने फाइंड आउट करना है ग्रॉस एरिया इन शेयर। ग्रॉस एरिया शेयर क्या है, 2 प्लेन्स हैं, ऊपर वाली प्लेन है और ये नीचे वाला एक प्लेन है, ठीक है, और ये ऐसे करके होल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो 2 एरिया, उनकी थिकनेस कितनी है 3/8 और लेंथ ऑफ द कनेक्शन कितनी है 3 + 1.5, तो ग्रॉस एरिया शेयर कितना आ गया 3.375 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये एक लाइन लाजमी पढ़ लें, द फेलियर ब्लॉक फॉर द गजेट प्लेट हैज़ द सेम डायमेंशन, ठीक है। इस वजह से द गजेट प्लेट विच इज थिनर एलिमेंट विल कंट्रोल, ठीक है, जिसकी थिकनेस कम होगी। अब आ जाते हैं जी लास्ट, अब हमारे पास आ जाता है नेट एरिया इन शेयर। नेट एरिया इन शेयर के लिए क्या करेंगे, वही 2 ही प्लेन रहेंगे, थिकनेस वही रहेगी। अब जो 3 + 1.5 थी लेंथ ऑफ द कनेक्शन थी, उसमें से हमने 1.5 डाया माइनस करना है होल का, ठीक है, 1.5 होल डाया माइनस करना है। क्यों 1.5, मैं प्रीवियस एक प्रॉब्लम कर भी चुके हैं ब्लॉक शेयर का, कि हाफ होल यहाँ से और ये एक पूरा होल का डाया यहाँ से माइनस करोगे, ठीक हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी इस तरीके से नेट एरिया इन शेयर 2.391। अब नेट एरिया इन शेयर आ गया, उसके बाद आएगा नेट एरिया इन टेंशन। अब टेंशन में कौन सी है लेंथ, टेंशन में हमारे पास नेट एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या है, सेंटर टू सेंटर कितना है 3 है, इनमें से हाफ, ये देखिए ये हाफ यहाँ से डाया माइनस होगा और हाफ डाया यहाँ से माइनस होगा, तो टोटल जो हमारे पास इसमें से डाया माइनस करना है 3 है, उसमें से हमने डाया जो माइनस करना होगा वो कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ डाया जब मैं माइनस करूँगा तो 1 डाया माइनस करना पड़ेगा मुझे टेंशन के लिए। तो क्या हो जाएगा, प्लेट की थिकनेस 3/8, 3 और एक ही प्लेन है तो इस वजह से 1 है साथ में, 3 - 1 डाया है 7/8, तो आपके पास नेट एरिया इन शेयर आ गया। अब फार्मूला, 2 फार्मूला होते हैं ब्लॉक शेयर के, ये पहला फार्मूला है, ये दूसरा फार्मूला है। एक में यूज़ होता है नेट एरिया इन शेयर और एक में यूज़ होता है ग्रॉस एरिया इन शेयर, बस यही फ़र्क है। तो पहला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं 0.6 एफ अल्टीमेट नेट एरिया इन शेयर, ये हमने फाइंड किया 2.391। यूबीएस ये होता है हमारे पास गजर प्लेट के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 1, वरना हमें टेबल से पता चल जाता है, ठीक है, अनटिल अनलेस आपको कोई मेंशन की हुई हो ब्लॉक शेयर की कोई और फैक्टर की वैल्यू मेंशन हो। एफ अल्टीमेट हमें पता है, नेट एरिया टेंशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो पहले फार्मूला से स्ट्रेंथ कितनी है 129.4। दूसरे फार्मूला में हम यूज़ करते हैं जी एफ वाई, एफ अल्टीमेट की जगह एफ वाई आ जाता है और उसके बाद नेट एरिया शेयर के बजाय ग्रॉस एरिया शेयर आ जाता है। दूसरा इसका पोर्शन सेम एज इट इज रहेगा। तो 0.6 एफ वाई कितना है 36। ग्रॉस एरिया शेयर जो हम प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं वो कितना था, अगर हम देख सकें वो ये 3.375, ठीक है जी। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी वो वाली, तो आप इधर वैल्यू पुट कर दोगे 3.375
और उसके बाद अगर नेक्स्ट फैक्टर वही 1, उसी तरीके से एफ अल्टीमेट वही, और जो है देखा नटेरियन टेंशन, ये आप ये चूज़ करोगे तो आपके पास 119.1। तो आपके पास ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ कितनी है? 119.1। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट की जब हम देख रहे हैं स्लिप क्रिटिकल कनेक्शन के लिए। पहली चीज़ शेयर स्ट्रेंथ, दूसरी चीज़ स्लिप क्रिटिकल स्ट्रेंथ, तीसरी चीज़ आपने जो टोटल फाइंड आउट कर लेनी इस कनेक्शन की वो आ जाएगी बेयरिंग स्ट्रेंथ, चौथी चीज़ टेंशन मेंबर की यील्डिंग स्ट्रेंथ, पांचवी चीज़ टेंशन मेंबर की फ्रैक्चर स्ट्रेंथ, और छठा जो एक आपने फैक्टर फाइंड आउट करना है वो जो इस कनेक्शन की ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ वो 119.5। अब इन सबको उनके स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम देखेंगे उनमें से सबसे कम कौन सी वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले बोल्ट शेयर स्ट्रेंथ कितनी थी? 84.84, उसका स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर होता है 0.75। तो ये एज पर LRFT देख रहा हूँ, तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी? डिज़ाइन स्ट्रेंथ 63.6। ठीक हो जाएगा कि इतने किप्स पे जाके शेयर फेलियर हो जाएगा। स्लिप क्रिटिकल स्ट्रेंथ कितनी थी? 44.28। याद रखिए सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट यूज़ कर रहा हूँ तो वैल्यू आ जाएगी 1 ले रहा हूँ। अगर मेंशन ना हो तो आप सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट का एंटर करेंगे जैसे ये लिखी हुई है, और अगर आपको कह दें कि स्ट्रेंथ लिमिट स्टेट अगर स्लिप को ट्रीट करो तो फिर आप 0.85 वैल्यू लेते। ठीक हो जाएगा। तो अब आपको मेंशन नहीं है तो आप सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट काउंट ही करोगे। तो आपके पास क्या जाएगा 1, उसको 44.3। तो आपके स्लिप क्रिटिकल फेलियर कहाँ होगा? 44.3 पे। बेयरिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है? 135.4, उसका स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर कितना होता है? 0.75, सेम एज जितना शेयर होता है। तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? 102। शील्डिंग के लिए टेंशन मेंबर याद करें, जब यील्डिंग का स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर होता है 0.9, उसको यील्डिंग स्ट्रेंथ जो हमने प्रीवियस स्लाइड में फाइंड किया तो उसकी आ जाएगी 97.2। फ्रैक्चर का स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर होता है 0.75 और उसको उसकी फ्रैक्चर स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई करोगे 92.5। और लास्टली ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ, इसका भी स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर होता है 0.75, आपने फाइंड किया 119.1, तो 89.3 आ जाएगी। तो अब इन सब में से कम वाली स्ट्रेंथ कौन सी है कि भाई कम से कम क्या स्ट्रेंथ हो कि वो फेलियर हो जाएगा? कि शेयर फेलियर हो रहा है 63.6 पे, स्लिप क्रिटिकल फेलियर हो रहा है, मतलब जैसे ही ये स्लिप क्रिटिकल फेलियर का मतलब है कि लोड जैसे 44.3 से बढ़ेगा तो कुछ न कुछ स्लिपेज या मूवमेंट होगी, और जैसे ही स्लिप क्रिटिकल कनेक्शन में हम कहते हैं कि मूवमेंट हो तो हम उस कनेक्शन को कहते हैं कि ये कनेक्शन फेलियर हो गया। ठीक है। बेयरिंग फेलियर होगा 102 पे, मेंबर की यील्डिंग होगी 97.2 पे, उसका फ्रैक्चर होगा 92.5 पर, ब्लॉक शेयर फेलियर होगा 92.3। तो कनेक्शन की कम से कम जो क्रिटिकल चीज़ क्या है वो स्लिप क्रिटिकल स्ट्रेंथ है। तो द स्ट्रेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्लिप इज द स्मॉलेस्ट, देयरफॉर डिज़ाइन स्ट्रेंथ हम उसको कंसिडर करेंगे कि इस पूरे कनेक्शन की डिज़ाइन स्ट्रेंथ कितनी है 44.3। मतलब जैसे ही लोड इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, जैसे ही लोड इससे बढ़ेगा तो हमारा कनेक्शन फेल हो जाएगा। सेम हो जाता है प्रोसीजर ASD के लिए, बस उसमें हम रेजिस्टेंस फैक्टर से डिवाइड करते जाते हैं। फॉर शेयर स्ट्रेंथ जैसे 84.4 था, उसके लिए हम जो स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर जो हम रेजिस्टेंस फैक्टर होता है वो 2 होता है, वो 2 से डिवाइड करेंगे 42.4 बनता है ASD के लिए। फॉर स्लिप क्रिटिकल स्ट्रेंथ 44.28, इसका भी गिवन है। सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट के लिए 1.5, तो इसकी आ जाएगी 29.5। बेयरिंग स्ट्रेंथ के लिए 2 होगा तो आपके पास आ जाएगा, डिवाइड करोगे आपके पास आ जाएगा। फॉर यील्डिंग जब याद करते थे 1.67 से डिवाइड करते थे, ये आ जाएगा। फॉर फ्रैक्चर 2 से डिवाइड करते थे 61.7। फॉर ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ हमारे पास 2 से डिवाइड करते थे, हमारे पास ये आ जाएगा। तो इनमें से कम कौन सा है? वही स्लिप वाला है। और वो ये कहना चाह रहे हैं कि अलाउबल स्ट्रेंथ कितनी है? 29.5। मतलब अलाउबल लोड मतलब डेड प्लस लाइफ, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना आपका कनेक्शन फेल हो जाएगा। ये आ जाएगा डेड प्लस लाइफ, और वो जो आ जाएगा डिज़ाइन स्ट्रेंथ जब LRFT करते हैं तो वो 1.2 डेड प्लस 1.6 लाइफ हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगा इस तरीके से।